LIC हर पल आपके साथ। न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में इस वक्त ओमान पहुंच चुके हैं। इससे पहले आज उन्होंने इथियोपिया की संसद को संबोधित किया। पीएम मोदी के दौरे में क्या रहा है आज खास बताएंगे। खबर विस्तार से होगी बात संसद के विधायी कामकाज की और चर्चा करेंगे मनरेगा की जगह लाए गए नए बिल जी राम जी पर क्यों मचा है सियासी घमासान। इस बिल पर लोकसभा में इस वक्त चर्चा जारी है। दिखाएंगे खबर कि कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान के सेना पर विवादित बयान के बाद मचे सियासी बवाल की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। लोगों ने लगाए भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने कहा दौरे से सहयोग के नए रास्ते तलाशने और पार्टनरशिप को नई गति देने का मिलेगा मौका। इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना काल, वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, आतंकवाद और कृषि तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर रखा भारत का पक्ष। कहा 140 करोड़ लोगों की दोस्ती का लाया हूं संदेश। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी। बीजेपी सांसद बोले रुकेगा भ्रष्टाचार, गांव की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। विपक्षी दलों ने जताई आपत्ति। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने से जुड़ा विधेयक चर्चा के बाद लोकसभा से पारित। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, निरसन और संशोधन विधेयक भी राज्यसभा से हुआ पारित। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली में 5वीं क्लास तक स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के आदेश में दखल देने से इनकार। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और सबसे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी अहम खबरों पर। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ओमान पहुंच चुके हैं। राजधानी मस्कट में पीएम मोदी का शानदार अभिनंदन हुआ। ओमान के उप प्रधानमंत्री शहाब बिन तारिक हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री को लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री का ओमान का यह दूसरा दौरा है। भारत और ओमान के बीच बेहद प्राचीन और मजबूत रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान पहुंचते ही उप प्रधानमंत्री शाह बिन तारिक के साथ बैठक हुई है। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया है, जिसके तहत आपसी रिश्तों, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत हुई है। ओमान में रह रहे भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बेहद गर्मजोशी के साथ किया है। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए राजधानी मस्कट में भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ओमान के कलाकारों के साथ साथ भारतीय कलाकारों ने भी रंगारंग प्रस्तुतियां पेश की। इनमें गुजराती गीत, राजस्थान का घूमर नृत्य, कथक और भरतनाट्यम जैसे क्लासिकल नृत्य और यक्षगान शामिल रहा। तो ओमान पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री इथियोपिया में थे, जहां पर सतत विकास और आपदा प्रबंधन से लेकर फिनटेक के क्षेत्र में भारत इथियोपिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की यात्रा के दूसरे दिन वहां की संसद को आज संबोधित किया और एक बार फिर से ग्लोबल साउथ के हितों की मुखर आवाज के तौर पर बात को सामने रखा। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को साझा संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों में बंधा हुआ करार दिया। Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected. इथियोपिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से दोहराया कि वक्त वैश्विक संस्थाओं में सुधार का है। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज G20 से लेकर के ब्रिक्स तक यानी हर उस मंच पर बुलंद की है जहां भारत मौजूद रहा है, क्योंकि भारत मानता है कि सहयोग, समानता, संप्रभुता का सम्मान और विश्व बंधुत्व की भावना से ही दुनिया प्रगति कर सकती है। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया की संसद में विश्वास दिलाया कि भारत अपनी तकनीक, अपनी क्षमता और दक्षता के साथ ग्लोबल साउथ और इथियोपिया का एक स्वाभाविक, विश्वसनीय साझेदार है। We are natural partners in regional peace, security and connectivity. Our commitment to mutual security become stronger with the signing of the Defense Cooperation Agreement earlier this year. This arrangement focuses on closer military cooperation. It includes collaboration in cyber security, in defense industries, in joint research and in capacity building. इथियोपिया के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन पूरा होने पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उसके बाद उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत संसद भवन परिसर में वृक्षारोपण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इथियोपिया के संबंध ऐतिहासिक हैं, विरासत साझा है। इसलिए इथियोपिया के शहीदों के लिए बने अदवा मेमोरियल पर पहुंचकर जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो यह विश्वास जगा कि ग्लोबल साउथ के देशों में वो ताकत है जिससे वे खुद अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। This morning, I had the honor to lay a wreath at the Adwa Victory Monument. This monument is a timeless reminder of how Ethiopia's victory
inspired the entire colonized world in its quest for dignity and freedom. इथियोपिया को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि भारत डिजिटल इंफ्रा, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और पब्लिक इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर समानता और मित्रता के भाव के साथ काम करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन के दौरान 50 से ज्यादा बार तालियों की गड़गड़ाहट और संबोधन की समाप्ति पर समूचे सदन का खड़े होकर लंबे समय तक स्टैंडिंग ओवेशन देना और अगवानी और विदाई खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा किया जाना, ये बताता है कि दोनों देशों के संबंध रणनीतिक, कूटनीतिक स्तर से आगे बढ़कर दिल से दिल के स्तर तक पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ भारत के रिश्तों में नई ऊंचाई देखने को मिली है। बीते करीब एक वर्ष में ही प्रधानमंत्री 6 अफ्रीकी देशों का दौरा कर चुके हैं। आखिर कैसे इस दौरान भारत अफ्रीकी संबंध और गहरे हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति में नई गति देखने को मिली है। बीते 11 वर्षों में उन्होंने हमारे हितों की मजबूती के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में भारत की पहुंच सुनिश्चित की है। इसी कड़ी में अफ्रीकी महाद्वीप पर भी उनका विशेष फोकस देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अफ्रीका संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया है। Over the 11 years of my government, the connection between India and Africa has grown many-fold. During this period, we have exchanged more than 100 visits at the level of head of the states and governments. भारतीय विदेश नीति में अफ्रीकी महाद्वीप की उभरती अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले करीब एक वर्ष में पीएम मोदी 6 अफ्रीकी देशों का दौरा कर चुके हैं। उनके इन यात्राओं से भारत और अफ्रीकी देशों के लोगों में नजदीकियां बढ़ने के साथ कई अहम समझौते भी हुए हैं। बीते एक साल में प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया, मॉरिशस, नामीबिया, घना, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया का दौरा किया है। पीएम मोदी ने नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दौरा किया था। इस दौरान व्यापार, शिक्षा, ऊर्जा और संस्कृति समेत तमाम क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष मार्च में मॉरिशस की यात्रा की। उनकी इस यात्रा में कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। इस दौरान भारत मॉरिशस संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। साथ ही लोकल करेंसी में व्यापार और ऋण सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मॉरिशस में नए संसद भवन के लिए सहयोग के अलावा 100 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण की घोषणा भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी इसी वर्ष जुलाई में नामीबिया और घना की यात्रा पर गए। इन दोनों देशों के साथ भी कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। पीएम मोदी की घना यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा की गई। साथ ही कई मुख्य मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और घना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बीच समझौते के अलावा पारंपरिक चिकित्सा के प्रशिक्षण और अनुसंधान पर सहयोग शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही नामीबिया यूपीआई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का पहला देश बना। नामीबिया ने CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र जमा किए। इसके अलावा बीते नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। वहां दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक में कई अहम क्षेत्रों पर सहयोग पर सहमति बनी, जिनमें आपसी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, माइनिंग और स्टार्टअप सेक्टर शामिल हैं। साथ ही दोनों नेता ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार से इथियोपिया के 2 दिवसीय दौरे पर है। उनकी इस यात्रा के दौरान भी भारत इथियोपिया संबंधों को नई ऊंचाई मिली। इस दौरान दोनों देशों के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, यूएन शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज वैश्विक मंचों पर पुरजोर ढंग से उठाता रहा है। इसी कड़ी में 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता मिली। साथ ही आर्थिक क्षेत्र और वैश्विक राजनीति में अफ्रीकी महाद्वीप के उभरते कद के साथ भारत ने भी अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खबर दिखाएंगे संसद से, जहां पर जयराम जी को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच MDH। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ? अनाज तो नहीं मिला। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cafe. आज डाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। खबर संसद से, लोकसभा में आज मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत जयराम जी बिल 2025 पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। इस बिल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। चर्चा की शुरुआत हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश की ओर से की गई। विपक्षी दल इस बिल को संसदीय समिति को भेजने की मांग कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि जितनी देर तक विपक्ष चर्चा चाहता है, सरकार चर्चा को तैयार है। बिल को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक ग्रामीणों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने का एक बड़ा कदम है। यह मनरेगा का उन्नत रूप और ग्रामीण विकास की नई
दिशा है। इसका लक्ष्य रोजगार, आजीविका और सुदृढ़ गांव में निर्माण को सुनिश्चित करना है। महात्मा गांधी की सोच और रामराज के आदर्श से प्रेरित होकर यह विधेयक गरीबों के कल्याण और ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए लाया गया है। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे, लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने वीवी रामजी विधेयक 2025 के उद्देश्य का समर्थन किया है, लेकिन इसके वित्तीय ढांचे पर सवाल खड़ा किया है। टीडीपी का कहना है कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने की मंशा रही है, लेकिन राज्यों पर बढ़ने वाला वित्तीय बोझ चिंता का विषय है। लोकसभा में टीडीपी सांसद लबू श्रीकृष्ण देवरयालू ने विधेयक का समर्थन किया है। This new changes that has been made, but we also want to make a statement here, sir, with regards to the Andhra Pradesh, sir. Andhra Pradesh, we've made a lot of requests in this house. Also, we've made the position clear of economic status of Andhra Pradesh in this house, sir. Ours is a revenue deficit state from 2014 itself, after the unscientific bifurcation that has happened, and we have come to this house and explained the situation of Andhra's financial position on many occasions, sir. तो मनरेगा की जगह मोदी सरकार जी राम से जिस नई योजना को ला रही है, उसको लेकर भले ही राजनीतिक बहस जारी हो, लेकिन गांव के आम लोग इसको लेकर खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीण मजदूर 100 की जगह 125 दिन की मजदूरी मिलने को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। तो उन्हें योजना के नाम पर हो रही राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बल्कि नई योजना के तहत जल्दी मिलने वाली मजदूरी से उन्हें उम्मीद बंधी है कि उनको अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 2 दशकों में ग्रामीण भारत में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। प्रमुख सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जोरों पर है। आज के व्यापक रूप से बदले हुए हालात में विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विकास हेतु एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण जरूरी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नए सांचे में ढालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नए विधेयक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी रामजी नाम दिया है। नए विधेयक में साल में 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव है। न सिर्फ इस योजना का नाम बदला गया है, बल्कि फंडिंग पैटर्न में भी बदलाव लाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर जहां विपक्षी दल हमलावर हैं, वहीं ग्रामीण बेहद खुश हैं। सरकार ने एक चीज बहुत सराहना वाला काम किया है, जो 100 दिन का मानव दिवस था उसको 125 या 150 कर दिया है। ये बहुत स्वागत योग्य है। हम लोग को पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा हम लोग को, और सीख हुआ। सरकार ने अच्छा किया जो हमारे लोग के लिए। पुरुषों का नाम था, अब हमारे राम जी का नाम है। अच्छा है जो किया सरकार ने, उसका हम स्वागत करते हैं। जहां ग्रामीण इलाके के लोग इसे गेम चेंजर मान रहे हैं, वहीं सियासत भी जारी है। विपक्ष मनरेगा का नाम बदलने का विरोध कर रहा है। इस पर बीजेपी नेता पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को विकसित भारत से दिक्कत है। ये भी देख लीजिए कि हमारे देश में महात्मा गांधी का क्या भूमिका है, हमारा राष्ट्रपिता भी है, उनका नाम इससे हटाना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज वो पार्टी है जिसको हर बात से नफरत, जिस विकसित भारत का सपना देख के जमीन पे उतार रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे लिए 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनका सशक्तिकरण हो, उनका विकास हो, ये हमारा लक्ष्य है। विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। विकास के कामों के बढ़ते दायरे से ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा होने की अपेक्षा है। अतः ग्रामीण कार्यबल को और अधिक प्रभावी रूप से जोड़ना आवश्यक है, ताकि उन्हें सुदृढ़ आजीविका गारंटी के माध्यम से सशक्त करते हुए विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है वो अपने आप में पुराने मनरेगा कानून और अभी नए जी राम जी विधेयक को लेकर, उसके प्रावधानों को लेकर, उसके नाम को लेकर एक प्रकार से बहस हो रही है। लेकिन कुछ हम तथ्यों को बताते हैं कि आपको आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। जो पुराना मनरेगा कानून और अभी मौजूदा जो प्रावधान की बात की जा रही है उसमें क्या एक मूलभूत अंतर है। 2005 में शुरू हुए मनरेगा में रोजगार पे फोकस किया गया था, लेकिन जो जी राम जी की बात है उसके तहत तीन बड़ी चीजें दिखाई पड़ती हैं। रोजगार पे तो फोकस है ही, साथ ही साथ ग्रामीण विकास पे फोकस है और 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पर भी तेजी से काम करने की बात की जा रही है। इसी तरीके से 100 दिन का रोजगार मनरेगा में था तो 125 दिन के रोजगार का वायदा इस नए प्रावधान में किया गया है। ग्रामीण परिवारों को लक्षित करके इस योजना को लाया गया था, लेकिन मौजूदा बात अगर की जाए तो इसमें ग्रामीण परिवार तो लक्षित हैं ही, उनकी आजीविका और परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी जोर है और फोकस दिखाई पड़ रहा है, यानी कि दायरा थोड़ा बृहद हो रहा है मौजूदा नए प्रावधान जी राम जी को लेकर। कार्यों की बात की जाए तो ये थोड़े से बिखरे हुए और विविध प्रकार की श्रेणियों में थे जो बहुत ज्यादा संगठित तरीके से नजर नहीं आते। लेकिन अभी के अगर प्रावधान की बात की जाए तो कार्यों के आधार पर इसमें टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पे फोकस है और सबसे ज्यादा 4 चीजों पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। जो जल परियोजनाएं हैं, जल से जुड़ी हुई जो योजनाएं उस पे फोकस है, ढांचागत विकास पे फोकस है और आजीविका सुनिश्चित करने पे फोकस है और मौसम रोधी ऐसी जो समस्याएं आती हैं उस प्रकार की अवसंरचनाओं पे आगे काम हो, आजीविका पे काम हो, उस पे कहीं ना कहीं फोकस नजर आ रहा है। रणनीति की बात की जाए तो मनरेगा में एक तरीके से कमजोर और असंगठित सी रणनीति नजर आती थी, लेकिन अभी मौजूदा बात की जाए जी राम जी की तो मजबूत, समन्वित और राष्ट्रीय नीति के तौर पर इसको लेकर आगे चलने के प्रावधानों का जिक्र सीधे तौर पे किया गया। इसी तरीके से अगर बात की जाए योजना निर्माण की तो पंचायत आधारित सीमित समन्वय था मनरेगा में, लेकिन यहां पर प्रावधानों के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजना के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ में भी इसको समन्वित करने की बात की जा रही ताकि एक समग्र होलिस्टिक जो डेवलपमेंट की बात होती है उसके साथ इसको जोड़ा जा सके। निगरानी की अगर बात की जाए, खासतौर से डिजिटल निगरानी की, तो मनरेगा में आंशिक तौर पे एक तरीके से इसकी डिजिटल निगरानी होती थी जो कि बाद के वर्षों में जुड़ती नजर आई। लेकिन अभी जी राम जी की अगर बात की जाए तो इसमें जीपीएस ट्रैकिंग सीधे तौर पर डिजिटल निगरानी को बढ़ाएगा, साथ ही साथ एआई निगरानी के माध्यम से भी इस पर सीधे तौर पर अंकुश लगेगा अगर कोई भी प्रकार की कोई गतिविधियां गलत होती हैं या भ्रष्टाचार करने की कोई कोशिश होती है। भुगतान की अगर बात की जाए, जो श्रमिकों को भुगतान किया जाता था उसके तहत ई भुगतान जो मनरेगा के तहत था वो बहुत बाद में जोड़ा गया, अपने आप में उससे पहले खातों में पैसा जाता था, उस प्रकार की व्यवस्थाएं थी जिसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आती थी। लेकिन अभी 100% डिजिटल भुगतान की बात है जो कि बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ किया जाएगा, तो ऐसे में पारदर्शिता ज्यादा सुनिश्चित करते हुए यह प्रावधान दिखाई पड़ रहा है। पारदर्शिता के लिहाज से अगर बात की जाए तो सामाजिक ऑडिट और कमजोर अनुपालन मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार का एक चर्चा का विषय रहा था और लंबे समय तक, या कहा जाए लंबे समय तक इसको लेकर बहस होती रही है, राज्यों के रोल पे भी सवाल खड़े होते रहे। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो एआई फ्रॉड डिटेक्शन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। रियल टाइम MIS निगरानी के माध्यम से, जो ऐप है उसके माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी, जियो टैगिंग की जाएगी ताकि किसी प्रकार की एक अनियमितता ना होने पाए और पारदर्शिता लगातार सुनिश्चित हो सके। बेरोजगारी भत्ते की अगर बात की जाए तो मनरेगा में वैधानिक था लेकिन उसका कमजोर प्रावधान दिखाई पड़ता था जिसकी वजह से कई सवाल खड़े होते थे। मौजूदा जी राम जी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य तो है ही, साथ ही साथ सख्त प्रावधान के साथ इसको देने का प्रावधान भी सुनिश्चित करने का उसमें उतारा गया है। लागत अनुपात की अगर बात की जाए तो केंद्र प्रधान एक तरीके से मनरेगा की योजना थी और अभी जो नया प्रावधान लाया जा रहा है इसमें 60 और 40 का अनुपात, यानी 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर के और हिमालयी जो राज्य है वहां पे 90 और 10% का अनुपात रहेगा, यानी 90% केंद्र देगा, 10% राज्य सरकार देंगे। तो ऐसे में ये एक प्रकार का इसका मॉडल होगा जो कि पैसे का किस प्रकार से बंटवारा होगा। नो वर्क पीरियड को लेकर मनरेगा में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे, लेकिन अभी जी राम जी में बुआई और कटाई के समय इसका नो वर्क पीरियड के तौर पे इसका एक तरीके से स्पष्टता दी गई है ताकि जब खेती के समय मजदूरों की जरूरत होती है तो खेती के लिए मजदूर उपलब्ध रहे, ना कि मनरेगा की वजह से खेती में दिक्कत आने पाए। तो एक स्पष्टता कहीं ना कहीं आई है। किसानों को लाभ की अगर बात की जाए तो मनरेगा में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता था, लेकिन यहाँ पे श्रम उपलब्धता सीधे तौर पर दिखाई पड़ेगी, मजदूरी नियंत्रण दिखाई पड़ेगी और सिंचाई योजना के माध्यम से जो परिसंपत्तियों का निर्माण होगा वो सीधे तौर पर उसका फायदा किसानों को ही मिलेगा। इसके अलावा पलायन की बात अगर की जाए तो मनरेगा के माध्यम से पलायन
रोकने में एक सीमित तरीके से उसका लाभ मिला था, लेकिन यहां पर पलायन में ज्यादा एक तरीके से रोकने में उसमें कमी आएगी और बेहतर उसके परिणाम मिलेंगे, ऐसा प्रावधान, ऐसा दावा जी राम जी में साफ तौर पे कहा जा रहा है। कुछ और आंकड़ों को जल्दी से आपको बताते हैं कि ग्रामीण विकास अभूतपूर्व प्रगति की अगर बात की जाए 2006 से 14 के बीच में, यानी कि यूपीए सरकार के समय और एनडीए सरकार के समय में किस प्रकार का एक अंतर देखने को मिला है, तो अगर पैसे जारी करने की बात की जाए तो 2.25 लाख करोड़ रुपए से कम का उस दरमियान एक तरीके से आंकड़ा रहा था, जो कि 8.5 लाख करोड़ के आसपास 2015 से 2025 के बीच देखने को मिल रहा है। तो यह अपने आप में एक बड़ी संख्या है जो दिखाती है कितना ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया। परिसंपत्तियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2006 से 14 के बीच में 153 लाख परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ, जबकि 2015 से 25 के बीच 662 लाख परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। यानी कि जो एसेट्स क्रिएशन की जो बात की जाती है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में हमें दिखाता है किस तरीके से है। और श्रम दिवस की अगर बात की जाए तो 1660 करोड़ श्रम दिवस अर्जित हुए थे 2006 से 14 के बीच में, जबकि 15 से 25 के बीच में ये दुगने से ज्यादा 3210 करोड़ के आसपास में दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में बड़ा प्रावधान है। आधार लिंक श्रमिक की अगर बात की जाए तो 2006 से 14 के बीच में ये 1 करोड़ से भी कम नजर आता था, 76 लाख के आसपास में, जबकि ये 12.25 करोड़ के आसपास मौजूदा इन वर्षों में नजर आ रहा है। तो यानी ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी है। निजी परिसंपत्तियों के निर्माण की बात की जाए तो ये 2006 से 14 के बीच में 17.5% के आसपास थी, जो बढ़ के लगभग 63% के आसपास 2015 से 25 के बीच में हो गई है। तो ये लगातार उस विकास को भी दिखाता है, विस्तार को भी दिखाता है। परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की बात की जाए तो 6 से 14 के बीच में कोई प्रावधान नहीं था, जबकि 15 से 25 के बीच में 28 राज्यों के साथ साथ 5 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया गया है। यानी पारदर्शिता को, तकनीक को इस्तेमाल करके इस योजना को बेहतर तरीके से जमीनी तौर पर एक तरीके से लागू किया गया है। तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। इस वक्त हम अगर आप बात करें हमारे विशेष की, इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे योजना के नाम का विरोध, संसद में बढ़ा गतिरोध। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। अनुरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, और बहुत जल्दी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता डॉक्टर शिवाकांत हुल्ल्यालकर भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। अनुरुद्ध जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि साहब एक तो आपने नाम गांधी जी का हटा दिया, उसको लेकर विरोध है, दूसरा राज्यों पे आप आर्थिक बोझ क्यों डाल रहे हैं, आपका जवाब। अरेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस और विपक्ष को हर जगह राम कहीं न कहीं, क्योंकि राम कण-कण में है तो राम नजर आ ही जाएंगे। वो पूरा नाम नहीं पढ़ रहे हैं जहां पे विकसित भारत गारंटी, रोजगार मिशन फॉर ग्रामीण, वो चीजें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, ना उसको वो पढ़ रहे हैं। कि रोजगार आजीविका मिशन को वो समझ रहे हैं कि जैसे मोबाइल फोन में आरएम रैम होता है, तो उसको भी एक दिन मुझे लगता है तोड़ के फेंक देंगे। और उस योजना में अगर देखा जाए तो 3-4 बार तीनों ने, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से योजना थी, राजीव गांधी ने जवाहरलाल नेहरू रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना रखा था, सोनिया गांधी जी ने उसका नाम नरेगा किया, बाद में मनरेगा हुआ। इसका मतलब क्या नेहरू जी से राजीव गांधी जी या कांग्रेस नफरत करती थी? ऐसा नहीं था। दूसरी चीज ये है कि जब ये मनरेगा था 2014 के पहले, आप देखिए ह्यूज करप्शन था, अथाह करप्शन था। आज का डेटा उठा के देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो केवल 10 दिन का रोजगार दे पा रही, तेलंगाना की सरकार है वो तो फर्जी जॉब कार्ड आप क्या कहते हैं रिलेट करती है। तो जाहिर सी बात है, इसमें बेनिफिट क्या क्या है। एक तो मैं अभी आप ही का स्क्रीन देख रहा था, पहले क्या था कि तालाब खोदिए और तालाब को पाटिए, तालाब खोदिए तालाब को पाटिए। आज के समय में एक तो जल संसाधन, दूसरा नेचुरल डिजास्टर है, तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, चौथा इसमें है आजीविका है, जैसे लखपति दीदी। नहीं, लेकिन अनुरुद्ध जी आप इसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं, उसको तो वो भी कह रहे हैं कि साहब बेहतर है, लेकिन उनका 2 मोटी चीजों पर विरोध। साहब आप राम जी का नाम रखते तो रखिए, लेकिन गांधी जी का हटाया क्यों? एक दूसरा ये कि राज्यों पे आप आर्थिक बोझ क्यों डाल रहे हैं? जो केंद्र प्रायोजित योजना थी उसकी बजाय आप राज्यों पे 40% उसका भार लेकर आ रहे हैं, उसका विरोध, उस पे क्या?
आप ये देखिए हरेंद्र जी, इनका बजट कितना था? 65,000 करोड़। इसके पहले जब दिया जा रहा था, जब नरेगा स्टार्ट हुआ तो 11,000 करोड़ का बजट है। आज बजट दिया जा 83,000 करोड़ तक का बजट दिया जा रहा है। आज जब ये लागू होगा बीबी जी राम जी, उस टाइम पे बजट होगा 1.5 लाख करोड़ का, जिसमें 95,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और स्टेट गवर्नमेंट का हर जगह बाधित नहीं है, कहीं पे 100% फंडिंग है, कहीं पे 90% फंडिंग है। और उनके जो वहां पे जैसी डेमोग्राफी होगी, जैसी जरूरत होगी, उस हिसाब से बजट रिलोकेट किया जाएगा। सपोज करिए कहीं पे पानी की ज्यादा जरूरत है तो वहां तालाब बनाने के लिए, और ये जो क्या कहते हैं गांव पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वो चीजों को, रिसोर्स को निकालेंगे। भैया यहाँ पे सड़क की जरूरत है, या यहाँ पे तालाब की जरूरत है, यहाँ पे खेती की जरूरत है, किस तरीके की चीजों की जरूरत है वो ग्राम पंचायतें निकालेंगी। ठीक है, ये बेहतर पॉइंट है, इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, ये हमारा लोकतंत्र। सर मैं आता हूँ अनुज जी, मैं आता हूँ आपके पास उस वाले मसले पर। हमारे साथ ऋषि जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। ऋषि जी, कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? एक पूरे बैकग्राउंड के साथ में, पूरी क्या नाम तैयारी के साथ में, पूरा एनालिसिस के साथ में सरकार एक नए प्रावधानों के साथ अगर आ रही है तो उस पर विश्वास कीजिए, वो चाहती कि साहब राज्यों की भागीदारी भी हो, इस नाते एक नई व्यवस्था के साथ अगर आ रही है तो ये विरोध क्यों है? ऋषि जी देखिए, सबसे बड़ा विरोध जो है कि महात्मा गांधी का नाम इससे जुड़ा हुआ था, उसको वहां से हटा दिया गया है। भाई, महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है? महात्मा गांधी का योगदान इस देश के लिए कितना है ये कहने की जरूरत नहीं है। हर चीज को लेकर एक विवाद खड़ा करना, या किसी भी चीज को आप यदि करना चाहते हैं तो कम से कम विपक्ष को कॉन्फिडेंस में तो लीजिए। आप ऐसे आप सरकार चला रहे हैं जैसे कोई राजा पूरे सिस्टम को चला रहा हो, एक इंडिविजुअल व्यक्ति चला रहा हो, जबकि लोकतंत्र में जितना पक्ष का सत्ता में हिस्सेदारी होती है तो कहीं कहीं विपक्ष की भी होती है। तो विपक्ष को आप कोई भी काम कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको किसी धर्म से जोड़ के या राम से जोड़ के, रहीम से जोड़ के देखा जाए, लेकिन कोई भी आप काम करते हैं तो कम से कम विपक्ष को, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बाकी दलों को भी तो कम से कम कॉन्फिडेंस में लीजिए। हो सकता है आपको राहुल गांधी, गांधी परिवार, गांधी शब्द, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी से समस्या हो, तो बाकी विपक्ष को भी तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि राज्यों की जो हिस्सेदारी है, राज्यों की हिस्सेदारी है, उसको भी आप कम से कम ये एकोमोडेट कीजिए। आप देखिए, चाहे जीएसटी से लेके तमाम ऐसे चीजें हैं जहां राज्यों का केंद्र से मतभेद है, तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक लोकतांत्रिक परंपरा और विजय त्रिवेदी जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको सहयोग के साथ बात करके एक कंसेंसस बनाकर सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। वो जो चाहती है, सोचती है, उसको वो लागू नहीं कर रही बल्कि थोप रही है। विरोध है विजय जी। अरेंद्र जी, ठीक है, विरोध वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी का रास्ता मेरे ख्याल से संसद में बहस करके हो रहा होगा। संसद में जब बहस हो रही है, अभी चर्चा चली रही थी इस पर आज दिन भर में, तो वो भी एक रास्ता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का कि जब जो सभी विपक्षी दल हैं वो उसमें चर्चा करें, और मेरे ख्याल से सभी विपक्षी दलों ने चर्चा की है। मुझे इसमें जो मूल मुद्दा एक लगता है विपक्षी दलों का, वो है शेयर का, सेंटर स्टेट शेयर का, कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में यदि आप 10% को 40% कर देते हैं तो वो एक बोझ बढ़ता है, और क्या उस बोझ से एक और नुकसान होता है कि क्या वो बोझ की वजह से राज्य सरकारें उस योजना को इम्प्लीमेंट करेंगी कि नहीं करेंगी। पहली बात, जैसे बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और हिमालयन रीजन की जो स्टेट्स हैं उनको आपने कर दिया 90-10% का, तो वो एक बड़ा होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि राज्य सरकारें केंद्र की उन योजनाओं जिनमें उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो उसको चलाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। तो क्या ये नुकसान होगा उन राज्यों के लोगों का? पहली बात। दूसरी बात है कि फेडरल स्ट्रक्चर में जब ये जो एक आपत्ति है जो मैं सुन रहा था विपक्ष के नेताओं की, वो ये है कि जब सेंटर की योजना है तो उसमें राज्यों की भूमिका कम हो गई है। पिछली बार मनरेगा में राज्य और ग्राम पंचायतें तय करती थी, अब सेंटर ने अपना डिजाइन तय किया है, तो वो राज्य सरकारें क्या उस पर काम करेंगी। तीसरी एक आपत्ति थी कि जो रीलोकेशन की बात की अभी बीजेपी प्रवक्ता ने, वही उनको डर है कि रीलोकेशन के बहाने क्या आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस को तो नहीं पूरा करेंगे कि मान लो विपक्ष पार्टी की या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है इस पर सारी बहस हो रही है, जब सरकार इस पर जवाब देगी तो इन सब चीजों का निकल कर आएगा। लेकिन सब लोग, मेरे ख्याल से कोई भी इस योजना के खिलाफ तो खड़ा हुआ नहीं। जी,
अनुज जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, और खासतौर से जो संसद में भी चर्चा में दी गई है, जी, डिजिटलाइजेशन से उसका करप्शन को कम किया गया है, तो ये बड़े पॉइंट्स है जिस पर चर्चा हो रही है। और सरकार ने इसको बेहतर किया कि 100 से 125 दिन करना, और करप्शन को कम से कम, लीकेज को कम से कम करना जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए या मजदूरों के लिए। बिल्कुल अनुज जी, सवाल यही कि जो राज्यों पे एक आर्थिक बोझ की बात है वो सबसे ज्यादा उसको लेकर, एक तो वो आर्थिक बोझ को लेकर कह रहा है, दूसरी बात जो विजय त्रिवेदी जी ने कही कि क्या फिर वो उतना उत्सुकता के साथ में राज्य उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ये भी सवाल पैदा होता है कि जब उन पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो इसको लेकर सरकार क्या तैयारी करके आई है और कैसे आगे काम बढ़ेगा? अरेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले, अभी इसके पहले का जो बजट मनरेगा में दिया गया वो लगभग 65,000-70,000 करोड़ का रेगुलर बजट जाता रहा, लेकिन आज सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा 95,000 करोड़ का होगा, 1.5 लाख करोड़ में। तो जाहिर सी बात है बजट बढ़ा। अच्छा, इसको लाया क्यों गया, इसकी जरूरत क्यों होती है? क्योंकि आज गांव बदल चुका है, गांव में डिजिटलाइज हो चुके हैं, हर गांव कॉमन सर्विस सेंटर, हर गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, हर गांव में बिजली आ चुकी है, हर गांव में घर में पानी पाइप से पहुंच रहा है, नल से पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है चीजों को हम 2003 में जो ग्रामीण गरीबी थी लगभग 25% के आसपास थी, आज ग्रामीण गरीबी 3 से 4% की है। तो मुझे जो सरकार ने सोचा कि नहीं, हमें 2025 के उस पे देखा जाना चाहिए डेवलपमेंट मॉडल को, उसके उस पे देख के इसका नाम किया गया बीबीजी रामजी किया गया, और इसमें आजीविका की भी जोड़ा गया। इसमें कई चीजें, पहले यही होता था कि सपोज करिए कि तेलंगाना की घटना बताऊं कि जॉब कार्ड वहां पे बना हुआ है और उसका क्या वेरीफाई होता, कैसे वेरीफाई नहीं होता, वहां पे लोग दिखाते 100% काम हुआ है, जेसीबी से काम करते थे, लेबर को दिखाते थे, और पेमेंट जो जाता था वो लगभग 100% चला जाता था, और जिसके पास जब वेरीफाई किया जाता तो उसके अकाउंट में पैसा जाता है, क्योंकि काम हुआ ही नहीं। आज अगर आप देखिए बायोमेट्रिक होगा, साथ में एआई से इंटीग्रेशन होगा, उसका सिस्टम इंटीग्रेशन होगा कि कोई चीजें इस तरीके से लीकेज नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती किसी सरकारी योजना में लीकेज का होना और सही ढंग से इंप्लीमेंट होना। और आज के मुताबिक, आज की जरूरत के मुताबिक हमें क्या क्या करना चाहिए, आज की जरूरत के मुताबिक अगर एक टाइम पे हुआ करता था कि हम लैंडलाइन फोन से बात करते थे, मुझे लगता था कि शायद हम में आप में त्रिवेदी जी काफी सीनियर हैं, तो जब टीवी डिबेट हुआ करता था तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से फैसिलिटीज थी कि हम लोग ऑनलाइन बैठ के डिबेट कर सकते थे। उस टाइम स्टूडियो में जाना पड़ता था, लेकिन आज सुविधाएं बदल चुकी हैं। आज हम लोग डिजिटल डिबेट करते हैं, मल्टीपल डिबेट 2-3 घंटे के अंदर कर देते हैं। तो जाहिर से 2025 के राह में तमाम तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती है। और दूसरी चीज, कांग्रेस से महात्मा गांधी के बारे में नहीं सीखना, क्योंकि महात्मा गांधी का तो ये था, ना उनके सिद्धांतों को चलते हैं, ना उनको आदर्शों को मानते हैं। वो अगर उनके सिद्धांत और आदर्श को मानते हैं तो आदरणीय मोदी जी मानते हैं। ग्राम को सशक्त करना मोदी जी का मिशन था। आज देखिए डिजिटल इंडिया के अंतर्गत पूरे गांव को कनेक्टिविटी भारत कनेक्ट किया है। ग्रामीण सड़क योजनाएं देखिए उन्होंने दिया। गांधी जी को तो एक तरीके से, बेहतर तरीके से उनका अनुसरण तो मौजूदा सरकार कर रही है, आप उनकी नीतियों को नहीं मानते, लेकिन इसके इतर भी सरकार ये कह रही है कि अगर राज्यों की भागीदारी होगी तो जो भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें आती हैं इस पूरी योजना में, उस पर एक लगाम लगेगी, कम से कम एक ओनरशिप होगी राज्यों की। इस लिहाज से इस वित्तीय मॉडल के साथ आगे बढ़ने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो एक बेहतर नतीजे भी आ सकते हैं, राज्य ओन करेंगे इस योजना को? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि पहले डिबेट ऐसे नहीं होता था, अब ऐसे हो रहा है। पहले की सरकार इस प्रकार की भेदभाव नहीं करती थी विपक्षी शासित राज्यों के साथ। इस बात को अनुरोध दीजिए, आप समझिए। पहले मनमोहन सिंह की सरकार या उससे पहले चंद्रशेखर की सरकार हो, या उस समय हालांकि मनरेगा स्कीम नहीं आई थी चंद्रशेखर जी या नरसिम्हा राव के टाइम में, लेकिन जो भी राज्यों को राशि आवंटित किया जाता था इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। आप देखें, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में और कुछ स्कीम लागू करना चाह रहे थे, कैसे राज्यपाल के माध्यम से उनको रोका गया। जो राशि दी जाने वाली थी राज्य को रोक दी गई। तो ये भेदभाव जो राज्यों का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज है। ठीक है, आप पारदर्शिता, जो भी आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, कीजिए ना, लेकिन राज्यों को कॉन्फिडेंस पे लीजिए। ये आप देख लीजिए, तमाम विपक्षी शासित राज्यों में देखिए उनका कंप्लेन है कि जीएसटी का बकाया अभी उनका काफी बकाया है, जो केंद्र सरकार अभी रिलीज नहीं कर रही है। इस प्रकार का जो कंसर्न है उसको दूर करना होगा। और जहां तक गांधी की बात है, और नरेंद्र मोदी गांधी को मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा को मानते हैं उसी विचारधारा ने गांधी के सीने में गोली उतार दिया था। इस बात को मत भूलिए। विजय जी, ठीक है ओके। विजय जी, सवाल ये कि क्या इस गतिरोध के बीच में क्या हम योजना के फायदे नफे नुकसान पे
कम बात कर पा रहे हैं, बजाय इसका जो राजनीतिक एक पूरा एक परिप्रेक्ष्य खड़ा हो गया उस पर ज्यादा बहस हो रही है। इन दोनों के अंतर में शायद हम लाभ और हानि जो प्रावधान है उस पर क्या कम बात हो पा रही है? जी आनंद जी, बिल्कुल आप ठीक जगह पर पहुंचे हैं इस बहस के, और सबसे जरूरी है क्योंकि देखिए देश भर के मजदूरों के लिए ये योजना है, हर एक राज्य में सब जगह, तो हर राज्य सरकार का भी फायदा और हर आदमी का भी उसमें फायदा हो रहा है। तो उस पर जो सुधार की बात होती है, जैसे ये बात हो रही है 60-40 की, तो इस पर बात करें सरकार क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है। लीकेज को रोकना तो सबकी जिम्मेदारी है, तो क्या लीकेज रोकने, डिजिटलाइजेशन होने, जीआई टैगिंग होने से किसी का नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा। 125 दिन का काम हो गया है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकार को देखे कि वो जो बात कर रहे हैं क्या उसमें से कोई सुधार हो सकता है, कोई बदलाव हो सकता है, क्योंकि सरकार की इच्छा अभी योजना के बेहतर इंप्लीमेंटेशन की है। जी। अब जैसे 125 दिन की ये योजना हो गई है, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड है आपके सीएजी का, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब 100 दिन की योजना चल रही थी तो उसमें ज्यादातर जगहों पर, या एवरेज समझें, वो 50 दिन काम हो रहा है, 50 दिन काम हो रहा है। और अभी की जो ऑडिट रिपोर्ट आई उसमें 9,700 करोड़ रुपए बचे हुए हैं योजना में। इसका मतलब बहुत सारे राज्यों ने उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इन सब चीजों का कैसे सुधार किया जाए, मेरे ख्याल से संसद में भी इस पर बहस होनी चाहिए। और शिवराज जी ने बहुत अच्छे से बात कही कि भाई जितनी देर आप चर्चा करना चाहते हैं, जितना वक्त चाहते हैं संसद में, उस पर चर्चा करें, तो मेरे ख्याल से उससे कोई रास्ता बेहतर निकल सकता है। बिल्कुल, और शायद आज आधी रात तक बहस और चर्चा संभवतः लोकसभा में उसके बाद तक देखने को मिल सकती है इस पूरे प्रावधान पे। फिलहाल वक्त चर्चा के लिए इतनी अनुमति देना बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि परमाणु ऊर्जा को लेकर निजी क्षेत्र की भागीदारी पर किस बिल को सरकार लेकर आई है, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। मोदी सरकार ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए नया बिल लेकर आई है, जो चर्चा के बाद आज लोकसभा से पास हो गया। विपक्षी दलों की शंकाओं पर संबंधित मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिलसिलेवार जवाब दिया तो 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा के योगदान का भूमिका का भी जिक्र किया। इसके अलावा लोकसभा में प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब हुए, जिसका सरकार की ओर से उत्तर दिया गया। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने से जुड़ा विधेयक चर्चा के बाद लोकसभा से पारित कर दिया गया है। चर्चा के दौरान इस बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने निजी क्षेत्र को परमाणु क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति पर आपत्ति जताई। Government has brought the present bill to open up the civilian nuclear sector to private participation. Clause 3-1-C of the bill. There is speculation that government wants to bring in 49% to 100% foreign direct investment into this sector. भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन शांति विधेयक 2025 पर चर्चा में सत्ता और विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। 63 साल बाद पुराना कानून जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया था, आज उसको खत्म क्यों किया जा रहा है? 2008 में 1-2-3 के एग्रीमेंट होने के बाद भी भारत सरकार ने लगातार जो सप्लायर कंट्री है, जो कि अपने को सप्लाई करना था, जो यूरेनियम को या थोरियम को या प्लूटोनियम को, जिसके आधार पर कि हमने इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन किया था, भारत सरकार को क्या समस्या हुई जो आज तक जो न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हैं हमारे साथ एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, जिसके लिए कि मनमोहन सिंह जी ने इतना बड़ा काम किया। चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल से जुड़े कई अहम बिंदुओं का उत्तर सदन के सामने रखा। The supplier's responsibility will lie with the operator. It is not that he is going to get scot. Operator is free to have a written agreement with the supplier. Otherwise, जैसे निशिकांत जी ने कहा कि supplier is a very wide definition. उसका नतीजा क्या हो रहा था कि everybody was hesitant to come forward. इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त करना है। साल 2047 तक क्लीन ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये विधेयक काफी अहम माना जा रहा है। This budget in its nuclear energy mission has laid down 2-3 important points. One, allowing private sector. 2, 100 gigawatt. Third, small modular reactors, which will be beneficial for our dense areas, which will be beneficial for upscaling our energy source of clean energy, and which are usually considered to be below the strength of 200 to 300 megawatt. संसद का सत्र अब खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में बुधवार को विधायी कामकाज को लेकर खूब प्रगति हुई। देर रात तक सदन में चर्चा की गई तो सुबह प्रश्नकाल में सवालों के उत्तर भी दिए गए। राजेश राज और निशांत राय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some आज coffee. ब्रेक पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर।
हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। खबर बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक परिदृश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोलकाता में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि हर साल बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट कर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वास्तविक निवेश दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ उद्योग भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। दोनों नेताओं ने राज्य में औद्योगिक निवेश की कंकाल जैसी स्थिति को उजागर करने वाला कदम बताते हुए भाजपा नेताओं ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी है। समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि महाराष्ट्र में जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी 36.6% है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में यह बेहद कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो उद्योगपति बिजनेस समिट में मंच से बंगाल को निवेश के लिए अनुकूल बताते हैं, वही बाद में अन्य राज्यों में पूंजी लगाते हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2015 से अब तक मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए MOU की संख्या के अनुपात में वास्तविक निवेश नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इतने बड़े पैमाने पर समझौते हुए हैं तो उनके जरिए कितने उद्योग शुरू हुए और कितने युवाओं को रोजगार मिला। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार से MOU और जमीनी निवेश का श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि बिना ठोस परिणाम के केवल प्रचार से बंगाल का औद्योगिक भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। न्यूज़ नाइट में बस इतना ही। नमस्कार।